क्या मुद्दों पे ध्यान रखना चाहिए, क्या मुद्दे फेस करते हैं आमतौर पर विद्यार्थी? अब उनको प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करनी चाहिए या मेंस पर भी कुछ काम करना चाहिए या ध्यान देना चाहिए? चाहे चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, तैयारी काफी स्पष्ट तरीके से होनी चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए स्टूडेंट को? बच्चे को न्यूज़पेपर पढ़ना है, उनको आप अपने नोट्स या अपने मेन मटेरियल के तौर पर रेफर कर सकते हो। PT 365 कैसे, ये पूरी जो श्रृंखला जो सीक्वेंस आपने बताई, इसको मैनेज करने में कैसे सहायता देती है ये? PT 365 को बैठकर कुछ एक्सपर्ट डिजाइन कर रहे हैं, उनके पास समय है, उनके पास संसाधन है, उनका प्रमुख फोकस ही यही है कि आप ऐसे ढंग से पढ़ें कि आप परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाए। हेलो एवरीवन, आज की चर्चा में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और आज की चर्चा का जो विषय है हमारा वो यूपीएससी प्रीलिम्स है। और यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी से जुड़े विभिन्न पक्षों पे हम लोग बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में हम लोग स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की भूमिका, उसकी तैयारी से जुड़े विभिन्न पक्ष जिससे कि विद्यार्थी रूबरू होते हैं तैयारी के दौरान। और उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट है हमारा डॉक्यूमेंट, विजन IAS का डॉक्यूमेंट, जो बरसों से यूपीएससी की तैयारी में बच्चों को सहायता करते आया है, PT 365, उसके विभिन्न संदर्भों पर भी बातचीत करेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ विजन IAS की सीनियर फैकल्टी सोना मैम है, और सोना मैम का हम लोग स्वागत करते हैं। मैम, स्वागत है हमारे बातचीत में। धन्यवाद सर। हाँ मैम, इस बातचीत की शुरुआत मैं करूँ, आगे विभिन्न पक्षों पे जाऊँ मैं, इससे पहले कि मैं, जैसा कि हम लोगों को पता है कि अब 5 महीने का लगभग समय है प्रीलिम्स परीक्षा में, और तैयारी की मनोदशा जो है एस्पिरेंट्स की पूरी तरह से शिफ्ट हो चुकी है प्रीलिम्स पे। तो ऐसे में क्या मुद्दों पे ध्यान रखना चाहिए, क्या मुद्दे फेस करते हैं आमतौर पर विद्यार्थी? ये हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों के, स्वाभाविक तौर पे आपके सामने भी ये इस तरह के प्रश्न आ रहे होंगे। तो मैम, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमें बताएं। जी सर, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो जैसा आपने बताया, लगभग अभी 5 महीने शेष हैं। जो विद्यार्थियों की चिंता है, अगर मैं उनकी बात करूं तो चिंता कुछ इस प्रकार की है कि चूंकि अभी 5 ही माह बचे हैं, अब उनको प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करनी चाहिए या मेंस पर भी कुछ काम करना चाहिए या ध्यान देना चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है विद्यार्थियों का। साथ ही अगर मेंस की भी वो तैयारी साथ लेकर चलते हैं कुछ और समय के लिए, तो उनको ऑप्शनल को भी ध्यान में रखना चाहिए या सिर्फ GS वाले जो सब्जेक्ट है या GS पर ही उन्हें केंद्रित होना चाहिए, या ऐसे को लेकर उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए। साथ ही कैसे बेहतरीन ढंग से वो अपने समय का प्रबंधन करें कि प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करने की पॉसिबिलिटी बने। इस तरह के बहुत सारे चैलेंज विद्यार्थियों के सामने हैं। तो जो सुझाव रहेगा वो बहुत ही साधारण सा है कि ज़्यादा अधीर नहीं होना, सरल सहज रणनीति के साथ आप आगे बढ़िए। देखिए, 5 माह का समय है, तो मैं बिल्कुल ये सुझाव नहीं दूंगी कि आज ही से आप मेंस को या मुख्य परीक्षा को पूरी तरह से साइड करके सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ें। अभी समय है, आने वाले लगभग 1.5 से 2 माह तक आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ सकते हैं और अपनी आवश्यकता और अपनी स्थिति के अनुरूप ये निर्णय ले सकते हैं कि आपको डेडिकेटेडली, पूर्णतः समर्पित होकर प्रीलिम्स पढ़ने की कितनी आवश्यकता है। अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि नहीं, लगभग 3 माह में उनका ये कार्य हो जाएगा, तो आप 3 माह प्रीलिम्स डेडिकेटेड होकर पढ़िए। अगर लगता है कि लगने वाला समय मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो कुछ और समय पहले से वो सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड होकर पढ़ सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट अभी 1 से 1.5 महीने तो बच्चे को मेंस भी साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि जब आप मेंस भी पढ़ते हो तो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, और ये थिंकिंग कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के प्रश्नों को हल करने में आपकी मदद जरूर करती है। तो ये बहुत ही सरल और साधारण एक सुझाव है। और दूसरी जो बच्चों की चिंता है सर, वो जुड़ी हुई है करंट अफेयर से, क्योंकि प्रीलिम्स में करंट अफेयर से अच्छी खासी संख्या में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और आज के समय में करंट अफेयर से जुड़े हुए बाजार में बहुत सारे सोर्सेज, बहुत सारा मटेरियल भी है। तो एक बच्चा कैसे फोकस रहे, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये भी एक महत्वपूर्ण कंसर्न बच्चों का रहता है। मैम, अब मैं अगले प्रश्न पे जो है ना, आप ही के पॉइंट से उठाए हुए एक पॉइंट से स्टार्ट करूँगा कि जैसे कि आपने बताया कि करंट अफेयर को लेकर भी भूमिका होती है या कुछ मुद्दे फेस करते हैं स्टूडेंट, तो करंट अफेयर को लेकर क्या करना चाहिए? क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि करंट अफेयर की भूमिका स्टैटिक के लगभग समान है,
और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसकी तैयारी काफ़ी स्पष्ट तरीके से होनी चाहिए, उसके लिए स्पष्ट रणनीति होनी चाहिए, तभी स्टूडेंट सफलता प्राप्त कर सकता है। तो इस संदर्भ में क्या कहना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए स्टूडेंट को? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट कंसर्न को थोड़ा सा यहाँ डिटेल में हाईलाइट करना चाहूँगी सर। सबसे पहला प्रश्न तो बच्चों के सामने ये रहता है कि साल भर वो करंट अफेयर के लिए अलग अलग चीज़ों को जो है ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे बेसिक से अगर मैं बात करूं तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके बाद बच्चे डेली करंट अफेयर को भी फॉलो करते हैं। अच्छा, मंथ एंड में वो मासिक पत्रिका को भी ध्यान में रख रहे हैं या उसको भी पढ़ रहे हैं, और वर्ष के अंत में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पीटी 365 आ जाता है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस 365 आ जाता है। तो अलग अलग स्रोत हैं। सबसे पहले बच्चों का कन्फ्यूजन ये है कि उनकी सही रणनीति क्या होनी चाहिए, और अंत में जब वो परीक्षा देने जाने वाले हैं उससे कुछ माह पहले उन्हें इनमें से किस एक स्रोत को रेफर करना चाहिए। तो इसका एक सरल सा जो समाधान है वो ये है कि एक बच्चे को न्यूज़पेपर पढ़ना है, वो डेली आवश्यकता है, उसे आप पढ़ते रहिए। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़ टुडे क्या कर रहा है या डेली न्यूज़ जो आ रही हैं वो क्या कर रही हैं, जो आपने पढ़ा वही आपको कंसाइज और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बता दी जा रही हैं, आप उन्हें भी पढ़ रहे हो। यहाँ से आपने जो पढ़ा कहीं ना कहीं उसी मटेरियल पर या उन्हीं न्यूज़ पर आधारित होती है आपकी मासिक पत्रिका। तो पहले तो मैं बच्चों को बताना चाहूँगी कि आपको ये नहीं सोचना है कि आप अलग अलग बातें पढ़ रहे हो। वो जो करंट अफेयर है, करंट डेवलपमेंट है, वो मोर एंड लेस सेम है। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या डेली न्यूज़ पढ़ रहे हो तो आप एक दिन का डेवलपमेंट पढ़ रहे हो। जब आप मासिक पत्रिका पढ़ रहे हो तो पूरे मंथ का जो डेवलपमेंट हुआ वो उसमें कंपाइल करके आपको दिया गया है। तो ये आपके लिए एक चैलेंज ना होकर रिवीजन का एक माध्यम बन सकता है कि आप डेली भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़ टुडे पढ़ रहे हो, और आप मंथ एंड में मासिक पत्रिका भी पढ़ते हो। आपने न्यूज़ टुडे पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा, आपको लगा कि कुछ विशेष है, आपको कुछ नहीं करना, कुछ महत्वपूर्ण बातों को खींच कर निकाल के लाइए और अपनी मैगजीन तक पहुंचा दीजिए। फिर आप अपनी मैगजीन को अंडरलाइन करते हो, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी चीज़ों को अलग कलर से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी चीज़ें हैं अलग कलर से, उनको आप अपने नोट्स या अपने मेन मटेरियल के तौर पर रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो मंथली मैगजीन तक की कहानी तो यहाँ है। इसके बाद हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं पीटी 365 जैसे डॉक्यूमेंट। अब मंथली मैगजीन अगर आप 12 माह की एकत्रित कर लें या अगर मैं पीटी 365 दोनों की तुलना करके बताऊं तो अंतर ये है कि जैसे मंथ में न्यूज़ आती रहती है, जैसे कोई भी सरकार एक बिल लेकर आई, बिल के चरण में वो न्यूज़ महत्वपूर्ण है, मासिक पत्रिका में कवर हो गई। कोई और डेवलपमेंट हुआ, कवर हो गई। अंत में हो सकता है बिल फाइनली एक्ट या अधिनियम का रूप ले ले, कुछ उसमें बदलाव हो, वो फिर से मासिक पत्रिका में कवर होगा। तो आप देखेंगे कि एक ही न्यूज़ आर्टिकल था, एक ही टॉपिक था, लेकिन वो बार बार मासिक पत्रिकाओं में रिपीट हो रहा है। अब ये जो चीज़ है आपको पीटी 365 में नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि चूंकि न्यूज़ वहाँ पर ईयर एंड में हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो जो सबसे ज़रूरी है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वही आपको देखने को मिलेगा। साथ ही एक टॉपिक के इर्द गिर्द जो न्यूज़ हैं वो कंपाइल करके आपको एक ही स्थान पर मिल जाती है। तो यहाँ जो आपके एफर्ट है, जो आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो सकती है, वो भी नहीं हो पाता। जैसे मनी एंड बैंकिंग को लेकर कोई भी डेवलपमेंट है, जैसे एनर्जी सेक्टर को लेकर कोई भी डेवलपमेंट है ना, जैसे साइंस ट्रैक में कुछ भी हो रहा है, एआई को लेकर कुछ भी हो रहा है, तो आपको एक ही हेडिंग के तहत वो डिफरेंट न्यूज़ आर्टिकल्स में मिल जाएगा। तो आप कनेक्ट अच्छे से कर पाते हो चीज़ों को, रिटेन अच्छे से कर पाते हो। और साथ ही चूंकि पीटी 365 बनी ही पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो कहीं ना कहीं आपका फोकस भी जो है वो उसी स्तर तक सीमित रहता है, यानी कि आप पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक फोकस होकर पढ़ सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं। तो इस तरह से पूरा क्रम चल रहा है। पहले न्यूज़पेपर है, फिर डेली न्यूज़ है, फिर मासिक पत्रिका है और अंत में आपकी पीटी 365 आती है। तो जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डिफरेंट मटेरियल को कैसे रेफर करें, अंत में हमें मासिक पत्रिका पढ़नी चाहिए या पीटी 365 पढ़नी चाहिए, आई थिंक उनको भी समाधान मिल गया होगा कि मासिक पत्रिकाओं में और पीटी 365 में क्या डिफरेंस होता है। तो ज़्यादा परेशान ना होकर जब जिस अवस्था में उसके अनुरूप पढ़ते जाइए। और अगर आप मासिक पत्रिकाओं को भी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो पीटी 365 में मोर एंड लेस न्यूज़ वही होती हैं, परेशान नहीं होना है। सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती है, थोड़ा बेहतर कंपाइलेशन होता है जो ईजी टू रिटेन, ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। जी मैम, यहाँ पे आपने पूरा एक सीक्वेंस बता दिया।
कि न्यूज़पेपर रीडिंग से लेकर किसी भी घटनाक्रम के जीरो से लेकर जो उसमें एडिशन हो रहे हैं डे बाय डे पूरे साल भर। लेकिन यहाँ पे मेरे विद्यार्थी जीवन में भी उस समय डाउट था, आज भी डाउट है कि बच्चे कैसे मैनेज करते कि साल भर तो उन्होंने मैगजीन पढ़ा। तो ऐसा भी तो होता होगा कि उनका अपना नोट्स होता होगा जो काफ़ी कंपाइल होकर मोटा हो जाता होगा। एक तो ये मतलब बड़ा बल्कि नोट्स बन जाता होगा। और दूसरा कि आपने बोला PT 365 डॉक्यूमेंट जिसे डिजाइन किया गया है प्रीलिम्स के लिए, और जैसा कि हम लोग जानते भी हैं प्रीलिम्स के लिए, तो यहाँ पे मेरा ये है कि PT 365 कैसे ये पूरी जो श्रृंखला जो सीक्वेंस आपने बताई इसको मैनेज करने में कैसे सहायता देती है ये? देखिए, जैसा आपने बताया कि कुछ बच्चे अपने नोट्स भी बना सकते हैं, कुछ बच्चे नोट्स की फॉर्म में जो मासिक पत्रिका है उसे भी रेफ़र कर सकते हैं, दोनों तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं। तो जो मैंने बताया कि PT 365 एक तो मासिक पत्रिका से अलग कैसे है, कभी भी मेरा सुझाव बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट ये नहीं होता कि आपको PT 365 ही पढ़नी है। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि जो PT 365 की जो विशेषताएं हैं वो अपने स्तर पर काम करके मासिक पत्रिकाओं के संदर्भ में भी व्यवस्था उसी प्रकार की कर सकता है, तो वो बच्चा मासिक पत्रिका भी पढ़ सकता है, क्योंकि उसने बार बार पढ़ी है, वो बार बार मासिक पत्रिका की जो विषय सामग्री है उससे गुजरा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अंतिम लक्ष्य क्या है कि आप ऐसे ढंग से पढ़ें कि आप परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाए। दूसरी बात, जहाँ पर मामला नोट्स का बनता है, देखिए एक बच्चे ने नोट्स बनाए हैं, आप विद्यार्थी जीवन में नोट्स बना रहे हो, आपके पास समय सीमित है, आपके पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है जो PT 365 को बैठकर कुछ एक्सपर्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, उनके पास समय है, उनके पास संसाधन है, उनका प्रमुख फोकस ही यही है। तो ऐसे में सुझाव दूंगी कि बिल्कुल आप अपने नोट्स को भी रेफ़र कीजिए, लेकिन उनमें कुछ लिमिटेशन हो सकती है, आपका समय प्रबंधन करना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो ऐसे में अगर आप PT 365 जैसे डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं या उस पर आधारित क्लासेस को अटेंड कर लेते हैं तो उसके संदर्भ में आपकी समझ बेहतर हो सकती है। अब ये भी वेरी करेगा, हो सकता है किसी बच्चे ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हों और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल सटीक बैठते हों, कुछ बच्चों की हो सकता है कोई लिमिटेशन हो, नोट्स इतने प्रभावी ना हो। तो अगर कोई मामला ऐसा बनता है, अगर आप इन नोट्स को पढ़कर फाइनल परीक्षा देने जाएंगे तो मतलब आपकी तैयारी ही प्रभावी नहीं बचेगी। तो ऐसे में सुझाव दिया जाता है कि एक बार आप देख लीजिए, तुलना कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि आपकी दिशा सही है तो भी कोई बात नहीं, बच्चे अपने नोट्स को भी लास्ट टाइम रिवीजन के लिए रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं कोई कमी है या मेरे नोट्स पर्याप्त नहीं है या आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, इन मामलों में आप PT 365 को भी रेफ़र कर सकते हैं। तो कोई भी वन फिट अप्रोच नहीं है, कस्टमाइज अप्रोच रहेगी, बच्चे की जैसी तैयारी, जैसा कॉन्फिडेंस, उसी के अनुरूप उसकी रणनीति होनी चाहिए। मतलब PT 365 यहाँ पे एक सपोर्ट की भूमिका में रहेगा, और अगर बच्चे ने खुद की तैयारी की है तो उसको अच्छा सदुपयोग कर सकता है इस डॉक्यूमेंट का, जो कि साइंटिफिकली डिजाइंड है UPSC प्रीलिम्स को ही देखते हुए। तो मैम यहीं पे मैम थोड़ा सा, जब PT 365 पे हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं तो इसके पूरे डिज़ाइन के बारे में एक बार समझाने का प्रयास करें। कितनी क्लासेज होती हैं, कैसा मटेरियल होता है, कैसे होता है? जी मैम। तो मैंने जो अभी कुछ समय पहले चीज़ें बताई थी वहीं से मैं लिंक करना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि मासिक पत्रिका एक माह में पॉलिटी में डेवलपमेंट हुआ, IR में डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमी में हुआ, है ना। इसी तरह से साइंस टेक में, आर्ट एंड कल्चर में जितने भी सारे सब्जेक्ट में डेवलपमेंट हुआ वो एक मासिक पत्रिका में आता है। PT 365 क्या करता है कि ये सब्जेक्ट आधारित विभाजन कर देता है, और ना सिर्फ सब्जेक्ट आधारित विभाजन है अपितु उसमें भी टॉपिक वाइज विभाजन आपको मिल जाता है। लाइक अगर मैं इकोनॉमी का एग्जांपल दूं, जैसा अभी भी मैंने बताया, तो मुद्रा एंड बैंकिंग, उससे जुड़े हुए टॉपिक आपको एक साथ मिल जाएंगे। भुगतान संतुलन, उनसे जुड़े हुए टॉपिक आपको एक साथ मिल जाएंगे। IR में भारत और उसके पड़ोसी राष्ट्र, उनसे जुड़े हुए टॉपिक एक साथ मिल जाएंगे, है ना। वैश्विक मंच या संस्थान, उनसे जुड़े हुए टॉपिक एक साथ मिल जाएंगे। सेम इसी प्रकार की व्यवस्था चाहे पॉलिटी हो, साइंस टेक हो, आर्ट एंड कल्चर हो, हर तरह के सब्जेक्ट में होगी। तो सबसे प्रमुख विशेषता यही है PT 365 की कि आप सब्जेक्ट के साथ इसे इफेक्टिवली लिंक करके पढ़ सकते हो, क्योंकि हर सब्जेक्ट का आपको अलग डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। प्लस आप चीज़ों को अच्छे से रिटेन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक टॉपिक आधारित या एक यूनिट आधारित न्यूज़
एक साथ हैं, उनका क्या इंटरलिंक है, एक दूसरे से आप क्या सीख सकते हो, कैसे चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हो, ये समझ आपकी बेहतर होगी। सबसे प्रमुख बात तो ये है PT 365 के संदर्भ में। दूसरा, इसमें सिर्फ PT ओरिएंटेड जानकारी है, तो आपका समय प्रबंधन होगा। आप इधर उधर की जानकारी पर ध्यान दिए बिना सीधा एकाग्र होकर जो जरूरी है उस पर काम कर पाओगे। तीसरा, इसके बारे में जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये डॉक्यूमेंट बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी चीज़ें हैं बहुत ही सहज सरल ढंग से, और बहुत सारे मामलों में तो इन्फोग्राफिक्स है ना, डायग्राम्स इत्यादि के माध्यम से बच्चों को स्पष्ट की जाती हैं ताकि वो चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ। तो ये सारी विशेषता है PT 365 की, जो इसे बाकी जो और डॉक्यूमेंट है उससे अलग और महत्वपूर्ण बना देती हैं। मैम, अब जैसा आपने कहा इसमें जवाब देते समय अभी कि क्लासेस भी होती हैं, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लासेस होती काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती हैं। एक स्टूडेंट जब मैगजीन पढ़ने के बाद क्लासेस इनकी देखता है PT 365 की, क्योंकि 20-22 क्लासेस हैं उनके पास, तो एक मल्टीपल रिवीजन का जो उद्देश्य है वो काफ़ी पूरा होता दिखता है यहाँ पे। तो उसी को मैं समझना चाहता हूँ कितना इफ़ेक्टिव है, कितना मैनेज करने में कितना सहायक है ये क्लास की भूमिका। एक तो ये क्लास बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड होती हैं, लगभग 20 क्लास 60 घंटे में पूरे साल का जो करंट अफेयर है यहाँ आपको कवर करवा दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सारे सब्जेक्ट्स का लगभग 20 क्लासेस, लगभग 60 आवर्स। अब अगर मैं इसकी इम्पोर्टेंस या वैल्यू बताना चाहूँ तो उसमें सबसे पहली बात ये आती है कि हर एक बच्चा चीज़ों को अपने स्तर पर पढ़कर नहीं समझ पाता तो उसे अन्य स्रोतों पर आश्रित रहना पड़ता। अन्य स्रोत जैसे कि वो किसी भी सर्च इंजन से सर्च कर सकता है या पुस्तकों को छानकर फिर से उन कंसेप्ट या अवधारणाओं को जानने की कोशिश करेगा। इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो है समय का। समय प्रबंधित ढंग से बच्चा नहीं पढ़ पाता, और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है समय का जो महत्व है, वैल्यू है, वो बढ़ती चली जाती है। तो एक तो अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरह की चिंता है, तो आप क्लास अटेंड करेंगे, सारे कंसेप्ट आपको समझा दिए जाते हैं, और पढ़ते समय अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी जिज्ञासा है, तो वो भी क्लास में शांत हो जाती है। और इससे भी ज़्यादा जो एक महत्व सर मैं समझ पाती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट हम लोग भी रहे हैं, तो बड़ा कंसर्न एक ये होता था कि करंट अफेयर के बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, उसमें से PT 365 भी एक है। अब जब PT 365 भी पढ़ रहे हैं, नो डाउट टारगेटेड है ना, नो डाउट काफ़ी संक्षिप्त है, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स का PT 365 भी अगर आप जोड़ दो तो वो भी बहुत बल्कि हो जाता है अपने आप में। क्या बच्चा हर एक इन्फॉर्मेशन को इक्वली इंपॉर्टेंस के साथ रिटेन कर सकता है? तो यहाँ लिमिटेशन आ जाती है। तो क्लासेस क्या हेल्प करती हैं या टीचर अपने अनुभव से क्या आपकी मदद कर सकते हैं, वो ये है कि वो आपको गाइड करते हैं कि ठीक है ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, इस आर्टिकल में भी वो कौन सी बातें हैं, कौन से फैक्ट हैं, कौन से कंसेप्ट है, कौन से ट्रेंड है जहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो एक बच्चे को ये मदद मिलती है कि जो उसके सामने सूचना है उसमें से भी सबसे प्रमुख क्या है और प्रायोरिटी के साथ किन चीज़ों को देखना चाहिए वो समझ पाता है। और अगर यही समझ बन जाती है तो परीक्षा उत्तीर्ण करने में भी मदद मिलती है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट हम पढ़ रहे हैं फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे कि कुछ पेज हैं या डॉक्यूमेंट है जो हमें पढ़ने हैं। तो चाहे मैं समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, चाहे आपकी जो जिज्ञासाएं हैं उनके समाधान के संदर्भ में बात करूं, या फिर परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या कितना जरूरी है इस संदर्भ में अंतर संबंध की मैं बात करूं या इंटरलिंक की बात करूं, इन सारे ही दृष्टिकोण से क्लासेस अहम हो जाती हैं। क्या नहीं पढ़ना है मतलब वो भी पता चल जाता है, हाँ, कि आप किन चीज़ों को प्राथमिकता में रख सकते हो, किनको द्वितीय, किनको आप सबसे अंतिम प्राथमिकता में रख सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, आपने भी अनुभव किया होगा सर कि यूपीएससी प्रिपरेशन में पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें प्राथमिकताएं निर्धारित करनी पड़ती हैं। जैसे करंट अफेयर में प्राथमिकता अंत में हो सकती है PT 365। अच्छा, अब जो PT 365 डॉक्यूमेंट है उसमें भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। और ये मेरी आपकी इच्छा से नहीं होता, प्राथमिकता का निर्धारण ये परीक्षा की इच्छा से होता है कि प्रीवियस ईयर में किस तरह का ट्रेंड रहा था और किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की आगे संभावना बनती है। तो एक टीचर जिसको अनुभव है वो इन सारी बातों को तुलनात्मक रूप से अधिक बेहतर ढंग से एक बच्चे तक कन्वे कर पाता है। अब मैं एस्पिरेंट्स की तरफ से एक अंतिम सवाल मैं पूछूंगा मैम
क्या ये सफिशिएंट है परीक्षा की मांग की दृष्टि से, जो आप बताना चाह रही हैं कि परीक्षा की मांग की दृष्टि को ये फुलफिल करता है, उसकी दृष्टि से हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो ये सफिशिएंट है, ये हो सकता है या इस तरह से? हाँ इसका बहुत ही सरल सा एक उत्तर है, क्या कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि ये अमुक पुस्तक या अमुक डॉक्यूमेंट आप पढ़ लीजिए, यूपीएससी सारे प्रश्न या इस विषय से संबंधित सारे प्रश्न यहीं से पूछेगी? जवाब हमें मिलता है नहीं। तो यही बात मैं पीटी 365 के बारे में भी कहूँगी। देखिए, ये एक डॉक्यूमेंट है जो करंट अफेयर या समसामयिकी की जो घटनाक्रम रहे विगत एक वर्ष में, उसके बारे में हमें बताता है, उसके बारे में हमारी समझ बेहतर करता है ना। अब यूपीएससी जो प्रश्न पूछेगी वो पूर्णतः इसी डॉक्यूमेंट पर निर्भर होंगे, ये कोई भी नहीं कह सकता। हाँ, फिर भी इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है वो मैं ज़रूर बता सकती हूँ। महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि एक स्थान पर आपको सारा जो है डेवलपमेंट करंट अफेयर का मिल जाता है। अच्छा, ये संभावना बनती है और विगत वर्षों में देखा भी गया है कि इस डॉक्यूमेंट आधारित बहुत सारे प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हम संभावनाओं के आधार पर अगर बात करें तो आने वाले वर्षों में भी संभावना बनती है कि इस डॉक्यूमेंट आधारित या करंट अफेयर आधारित प्रश्न यूपीएससी परीक्षा में बने रहेंगे। अगर प्रत्यक्षतः भी ज़्यादा प्रश्न नहीं मिलते तो अगर आप पीटी 365 का डिज़ाइन देखोगे तो उसमें करंट डेवलपमेंट तो है ही, उस आर्टिकल संबंधित, उस टॉपिक संबंधित जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो भी संक्षिप्त में वहाँ पर दिया गया होता है, तो बच्चों का रिवीजन अच्छा हो जाता है। तो करंट के साथ साथ स्टैटिक के प्रश्न हल करने में भी कुछ हद तक पीटी 365 डॉक्यूमेंट बच्चों के लिए मददगार होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बनती है कि जब आपने पूरे साल का करंट अफेयर पढ़ा है तो आप में आत्मविश्वास होता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा में जाते हो। और अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा में जाते हो तो कुछ प्रश्न जहां आपकी लिमिटेशन भी होती है, आप आत्मविश्वासी होते हैं, आपका मस्तिष्क सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और आप सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं क्योंकि आपने इतना पढ़ा है, इतना ज्ञान है। तो उसके आधार पर आप बहुत सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हो, क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज कर पाते हो। और अब प्रीलिम्स सिर्फ सूचना डेटा आधारित नहीं रह गया है, आपकी एनालिटिकल क्षमता कितनी है, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठकर कितना सचेत हो, कितना कॉन्शियस हो, कितना अच्छे से सोच पाते हो, आप कितना आत्मविश्वासी हो, ये सारी चीज़ ज़रूरी है आज के समय में प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करने में। और ये सारी चीज़ अटेन करने में, प्राप्त करने में कहीं ना कहीं पीटी 365 जो डॉक्यूमेंट है और जो क्लासेस हैं वो आपके लिए मददगार होती हैं। मैम, आपके स्पष्टीकरण से मुझे ये समझ में आ रही है चीज़ें कि अपनी तैयारी को हमेशा एक हॉलिस्टिक तरीके से लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरीके से हम लोग अपनी तैयारी में स्पष्टता रख सकते हैं, जिससे एक सटीकता पूर्वक हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक सही रणनीति तभी हम लोग तैयार रख सकते हैं। तो ये तो पूरी तैयारी की बात हो गई। अब आगे के लिए भी और अभी की तैयारी से संबंधित जुड़े जो चुनौतियाँ आ रही, इस पूरे संदर्भ में मैम अब जो एस्पिरेंट्स हमें सुन रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज अभी आपके तरफ से होगा मैम? सर, मेरा सुझाव बहुत ही सरल है। सबसे पहले तो आप सरल रणनीति के साथ आगे बढ़ें, अपने आप को बोझिल ना करें। एक विद्यार्थी को ये पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। अगर ये स्पष्टता है तो फिर आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। आत्म संशय के भाव से ज़्यादा परेशान ना हो, ग्रसित ना हो, सकारात्मक एटीट्यूड या पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़े, क्योंकि ये देखने को मिला है कि जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तो परिणाम भी सामान्यतः आपके हित में झुक जाता है। और हम ज़्यादा तनाव या फिर ज़्यादा संशय की स्थिति में कब रहते हैं? जब हम कर्म से ज़्यादा फल को वरीयता देना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ सुझाव यही रहेगा कि कर्म पे ध्यान दें। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म आपके हाथ में है, कर्म सही दिशा में हो ये आप सुनिश्चित कर सकते हो। अगर इतना आपने सुनिश्चित कर लिया तो परिणाम भी आपकी तरफ झुक जाएगा। जी धन्यवाद मैम। इस प्रकार इस बातचीत का मूल संदेश यही है कि सकारात्मक होकर मेहनत करते रहें, सफलता निश्चित है। इसी प्रकार के और भी बातचीत के लिए आप लोग विजन IAS के चैनल से जुड़े रहें और लाभान्वित होते रहें। धन्यवाद।